ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का एक चैप्टर है। गुप्ता एंड गुप्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ये हर एक एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन मैच करता है, तो इसीलिए हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता को क्वेश्चन इसका जो है सॉल्व करते हुए पार्ट वाइज सीक्वेंस बना रहे हैं। स्टार्टिंग से हम लोग 7 चैप्टर तक बना चुके हैं। ये 8 नंबर चैप्टर है। इसमें हम लोग सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन देख रहे हैं। इस चैप्टर का भी हम लोग लगभग 1 से 50 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अलग अलग पार्ट में। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 50 तक सॉल्व किए थे। सेकंड पार्ट में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक सॉल्व किए। थर्ड पार्ट में हम लोग 101 से लेकर के 150 तक सॉल्व किए हैं। इस पार्ट दैट इज़ 4th नंबर पार्ट है जो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग 150 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 4th नंबर पार्ट का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। दैट मीन्स 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है और इसको हम लोग कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हुए इसको ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। तो पहला क्वेश्चन मेरा 151 है। 151 नंबर क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। 151, 156, 151 नंबर क्या कर रहा है। क्वेश्चन मेरा है अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। मिनिमम डेप्थ पूछ रहा है किसका, मिनिमम डेप्थ फाउंडेशन का कितना होता है, किस में, सैंड और क्ले में। सैंड और क्ले के केस में जो मिनिमम डेप्थ होता है वो कितना होता है, तो 0.9 मीटर होता है मिनिमम डेप्थ। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। जो सैंड और क्ले में अगर मिनिमम डेप्थ पूछा जाए तो कितना होता है फाउंडेशन का, तो 0.9 मीटर या फिर 900 mm कह सकते हैं। तो 800 to 900 mm तक। तो डेट इज बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या पूछ रहा है, डिफरेंशियल सेटलमेंट पूछ रहा है किस में, आइसोलेटेड फुटिंग और क्ले सॉइल में। क्ले में जो होता है, जो ज़्यादा होता है किससे, क्ले में ज़्यादा होता है सैंड से। तो इसमें क्ले पूछ रहा है, तो क्ले का जो मैक्सिमम सेटलमेंट होगा वो कितना होगा, तो क्ले में मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट पूछ रहा था। डिफरेंशियल सेटलमेंट क्ले में जो होता है वो 40 होता है और सैंड में जो होता है वो 25 होता है। तो इस तरह से इसका क्ले में देखा जाए तो इसका आंसर 40 हो गया। तो इसी तरह से अगर इसका और देखा जाए, और ऑप्शन देख लेते हैं। अगर क्ले का है तो क्ले का सिर्फ हो जाएगा 40, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में अगर सैंड का पूछता डिफरेंशियल सेटलमेंट, तो सैंड का डिफरेंशियल सेटलमेंट कितना हो जाता, 25 हो जाता। 65 क्या होता है, 65 होता है टोटल सेटलमेंट ऑफ क्ले। अगर टोटल सेटलमेंट पूछता, क्ले में टोटल सेटलमेंट क्ले में पूछता तो हो जाता है 65। और अगर टोटल सेटलमेंट सैंड में पूछता, टोटल सेटलमेंट सैंड के लिए पूछता तो हो जाता है 40। टोटल सेटलमेंट सैंड का 40 और टोटल सेटलमेंट क्ले में 65। और इसी का क्ले में अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट पूछा तो डिफरेंशियल सेटलमेंट कितना आ गया, 40। तो इस तरह से सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसमें ये याद रखते हैं कि जो सेटलमेंट होता है वो क्ले का ज़्यादा होता है किससे, सैंड से। ये हमेशा याद रखना है। अलग अलग केस में अलग अलग होता है, एक डिफरेंशियल आएगा, एक टोटल आएगा। तो दोनों एक रफ सेटलमेंट होता है, रफ फाउंडेशन में सेटलमेंट होता है। तो अलग अलग केस में अलग अलग आएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंबाइंड फुटिंग कहाँ प्रोवाइड करते हैं वो पूछ रहा है। कंबाइंड फुटिंग इज जनरली कहाँ यूज किया जाता है, नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन 2। जब नंबर ऑफ कॉलम मोर देन 2 रहे एंड दे आर स्पेस्ड फॉर, जो काफ़ी दूरी पर, जो एक दूसरे के बीच में काफ़ी स्पेस है वो प्रोवाइड करते हैं, तब हम लोग कंबाइंड फुटिंग यूज करते हैं। नहीं, ये जो दूरी है दोनों के बीच में, जो स्पेस है, पहला तो 2 होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए, और जो स्पेस है वो नज़दीक होना चाहिए, मीन्स कम स्पेस हो, तब हम लोग कंबाइंड फुटिंग यूज करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन देख ले हम लोग क्या है। तो पहला तो मोर है और स्पेस फार है, तो ये गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम इज 2, ठीक है, एंड दे स्पेस क्लोज टू ईच अदर, बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या कहता है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है एक्ट कहाँ करता है, डाउनवर्ड की ओर, जो एक्ट करता है डाउनवर्ड की ओर करता है। एक्ट पूछ रहा है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज पाइल पर जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लगता है वो कहाँ एक्ट करता है, एक्ट डाउनवर्ड, इंक्रीज द टोटल कैरिंग कैपेसिटी। इंक्रीज नहीं करता, ये डिक्रीज करता है। डाउनवर्ड की ओर लगता है और ये डिक्रीज करता है लोड कैरिंग कैपेसिटी को।
तो सबसे पहले तो ये डाउनवर्ड होगा, ये सही है, बट इंक्रीज ये गलत है। अब अपवर्ड नहीं लगता है, एक्ट डाउनवर्ड ठीक है। रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये भी ठीक है, हमें रिड्यूस करता है और डाउनवर्ड की ओर लगता है। जैसे स्किन नेगेटिव स्किन फिक्सन आया तो ये डाउनवर्ड की ओर एक्ट करता है और रिड्यूस कर देता है लोड कैरिंग कैपेसिटी को। इस तरह से आंसर सी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, ए सिंगल एक्टिंग स्ट्रीम हैमर दिया हुआ, सिंगल स्ट्रीम हैमर वेट दिया हुआ 22.5 kN एंड फॉलिंग थोड़ा हाइट दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है, इफ द फाइनल सेट दिया हुआ मीन्स एस का वैल्यू दिया हुआ, देन अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग न्यू फार्मूला। इंजीनियरिंग न्यू फार्मूला क्या होता है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। इंजीनियरिंग न्यू फार्मूला क्या होता है, ये बेरिंग कैपेसिटी निकालने का या एक फार्मूला है। अगर क्यू अल्टीमेट निकाला जाए तो इसमें क्या होता है, डब्ल्यू एच डिवाइडेड बाई एस टोटल सेट हो गया, प्लस में सी कॉन्स्टेंट होता है। सी का जो वैल्यू होता है वो 0.25 सेंटीमीटर होता है और एक होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये जो होता है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए होता है, और ये जो होता है 2.5 वो डबल हैमर के लिए होता है। तो यहाँ पे सिंगल एक्टिंग दिया तो सी बराबर हो जाएगा मेरा 0.25 पुट करेंगे तो जो मेरा वैल्यू आ रहा है, तो क्यू अगर निकालते हैं अल्टीमेट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, क्यू अल्टीमेट अगर निकाला जाए तो अल्टीमेट का हो जाएगा, डब्ल्यू मेरा दिया हुआ था 22.5 इंटू एच दिया हुआ था मेरा 1.2 और एस कितना दिया हुआ था 12.5 प्लस में सी कितना ले लेंगे 12.5 दिया था। सी कितना मेरा है, सी का वैल्यू मेरा दिया हुआ था, सी का वैल्यू अभी देखे थे हम लोग कितना था, सिंगल हैमर के लिए निकाले थे तो 2.5 सेंटीमीटर। इसको एमएम में करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, क्योंकि एमएम में है तो इसको भी एमएम में करेंगे तो 2.5, तो नीचे आ गया मेरा 15। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है क्यू अल्टीमेट जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरा 1800 kN। क्यू अल्टीमेट आ रहा है वो 1800 kN आ रहा है, ठीक है। एक और क्या होता है कि अगर फैक्टर ऑफ क्यू अलाउबल निकालना जाए, क्यू अगर अलाउबल निकालना रहता है तो क्यू अल्टीमेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है इस केस में, वो 6 लेते हैं, फैक्टर ऑफ 6 लेते हैं। तो इसी तरह से कहीं पे भी जो इस फार्मूला रहता है इंजीनियरिंग न्यू फार्मूला, तो इसको कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है, अगर क्यू अलाउबल दिया रहे तो इसका फार्मूला जो हो जाता है डब्ल्यू एच डिवाइडेड बाई 6s प्लस सी रहता है। यहाँ पे फार्मूला ऐसे रहता है। ये हो गया इंजीनियरिंग न्यू फार्मूला, इससे भी अलाउबल निकाल सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अलाउबल लोड कितना है, अल्टीमेट लोड बेरिंग, अल्टीमेट जो मेरा कितना आ गया, अल्टीमेट आया 300 नहीं आया था, ये कितना आया था 1800, तो ये गलत हो गया। इसमें अगर डिवाइड करेंगे, ये अलाउबल है तो अलाउबल के लिए क्या किए थे, अल्टीमेट अलाउबल निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, अलाउबल में हम लोग अल्टीमेट में डिवाइड कर दिए थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरा 6 था, तो 1800 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से आ जाएगा 300। तो इस तरह से कर सकते हैं कि जो मेरा अलाउबल लोड आ गया 300, ये इसका सही है। सिंपल इसमें याद ये रखना इंजीनियरिंग न्यू फार्मूला क्या होता है। अगर अलाउबल निकाल रहा है तो डब्ल्यू एच डिवाइड बाई 6s प्लस सी, और सी का वैल्यू हमेशा याद रखना है। सी का जो वैल्यू होता है वो 0.25 होता है सिंगल एक्टिंग के लिए, सिंगल एक्टिंग हैमर है या सिंगल हैमर के लिए, और 2.5 होता है सेंटीमीटर में दे रहे हैं, ये सेंटीमीटर में होता है, और डबल हैमर के लिए, ड्रॉप हैमर के लिए होता है, ठीक है। दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। जनरली बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप, जो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप जो होता है इक्वल टू सम ऑफ द बेरिंग कैपेसिटी, इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल टू द सम ऑफ द लेस तो होगा नहीं, तो ग्रेटर इसमें ऑप्शन में डी दिया, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेटलमेंट ऑफ ग्रुप फ्रिक्शन पाइल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिंगल पाइल, तो सेटलमेंट होगा ग्रुप पाइल का वो कितना होगा, तो सेटलमेंट होगा ग्रुप पाइल का कितना होगा, ऐसे भी होगा। तो सेटलमेंट जो भी होता है, सेटलमेंट किसका पूरा ग्रुप का, तो ग्रुप का सेटलमेंट कितना होगा, ज़्यादा होता है सिंगल पाइल से, दैट इज सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, बोथ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आर कॉज्ड बाय रिलेटिव सेटलमेंट। अच्छा, ये बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन और स्किन फ्रिक्शन कैसे इलाज करता है। तो ट्रिक्स इसका यही है कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है ये कब एक्ट करता है, ड्यू टू नेगेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल। जब सॉइल सेटल करता है तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और स्किन फ्रिक्शन कब होता है, जब पाइल सेटल करता है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कब होगा, जब मेरा सॉइल सेटल करेगा, ठीक है। जब रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल सेटल करेगा तो इस तरह से कह सकते हैं। शॉर्टकट में अगर देखा जाए तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, अगर स्किन फ्रिक्शन का देखते हैं
तो स्किन फ्रिक्शन जो होता है कैसे होता है, रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ पाइल, ये याद रखना है। स्किन फ्रिक्शन जो होता है नेगेटिव सेटलमेंट ऑफ पाइल का होता है, और जब भी एक्ट करता है स्किन फ्रिक्शन तो अपवर्ड की ओर एक्ट करता है। स्किन फ्रिक्शन अपवर्ड मूव करता है और होता किससे, पाइल सेटल करता है। तो वही अगर निगेटिव स्किन फ्रिक्शन देखा जाए तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है वो डाउनवर्ड की ओर लगता है। जब भी डाउनवर्ड की ओर लगता है और किसके वजह से होता है, ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सॉइल, ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सॉइल। निगेटिव स्किन फ्रिक्शन सॉइल की वजह से, निगेटिव स्किन जैसे ही लग गया सॉइल के सेटलमेंट की वजह से, और जब भी लगेगा तो डाउनवर्ड की ओर लगेगा। ठीक है, ये याद रखना। और जब लगता है निगेटिव स्किन फ्रिक्शन तो लूज सैंड रहता है तो ज़्यादा लगता है। मीन्स निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो है, एक पॉइंट और याद रखना है कि निगेटिव स्किन फ्रिक्शन कहाँ लगता है, लूज सैंड में। तो लूज सैंड है, लूज सॉइल है उसमें निगेटिव स्किन फ्रिक्शन लगता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, कौन सा सही है कौन गलत है। बोथ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आर कॉज्ड बाय रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल। सॉइल को सेटलमेंट से होता है नहीं, सॉइल के सेटलमेंट से कौन होता है, तो सिर्फ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है। तो इस तरह से ये गलत हो गया। बोथ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आर कॉज्ड बाय रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ पाइल। पाइल की वजह से कौन सा होता है, सिर्फ स्किन फ्रिक्शन होता है। तो ये भी गलत था। नेक्स्ट सी नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। निगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल, सही है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कहाँ, सॉइल के वजह से होता है। और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय द रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ पाइल, इसके वजह से होता है। तो हम लोग अभी देखें कि जो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन है, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन है किसके वजह से, जब सॉइल सेटल करता है जिसके वजह से, ठीक है। और जो स्किन फ्रिक्शन है, जो स्किन फ्रिक्शन है किसके वजह से, जब मेरा पाइल सेटल करा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछ रहा है कौन सा है, इनकरेक्ट इसमें कौन सा है। स्टैटिक फार्मूला आर सुटेबल फॉर फ्रिक्शन पाइल ड्राइवन थ्रो। अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये ध्यान देना है। स्टैटिक फार्मूला आर सुटेबल फॉर फ्रिक्शन पाइल ड्राइवन थ्रो कोहेसिव सॉइल। जो स्टैटिक फार्मूला होता है वो कोहेसिव पाइल के लिए होता है, फ्रिक्शन पाइल के लिए, ये मेरा सही है। ठीक है, डायनेमिक फार्मूला आर मोस्ट सुटेबल फॉर फ्रिक्शन पाइल ड्राइवन थ्रो कोहेसिव पाइल। ये डायनेमिक फार्मूला जो होता है सुटेबल कोहेसिव के लिए नहीं होता है, कोहेजनलेस के लिए होता है। तो इस तरह से ये मेरा गलत है। डायनेमिक फार्मूला आर सुटेबल फॉर फ्रिक्शन पाइल ड्राइवन थ्रो कोहेजनलेस पाइल। जो डायनेमिक फार्मूला होता है वो सुटेबल किसके लिए होता है, कोहेजनलेस सॉइल के लिए। इस तरह से ये सही है। बट यहाँ पर जो दिया हुआ था बी में, जो दिया हुआ मेरा कोहेसिव सॉइल के लिए दिया हुआ है डायनेमिक फार्मूला, जो कि गलत है। ये जब भी होता है तो कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है, जो कि सी में मेरा सही है। तो इस तरह से बी इसका जो हो गया गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ। मैकेनिकल सॉइल जो है स्टेबलाइजेशन किससे डन किया था, मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल जो होता है प्रॉपर ग्राइंडिंग की वजह से होता है। इसी में अगर हम सीमेंट देखा जाए तो सीमेंट स्टेबलाइजेशन जो होता है वो किसके वजह से होता है, लो प्लास्टिक सॉइल जो है, लो प्लास्टिक सॉइल के वजह से होता है। लो प्लास्टिसिटी या लो प्लास्टिसिटी सॉइल जिसका, जो लो प्लास्टिसिटी अगर सीमेंट स्टेबलाइजेशन जिस सॉइल का प्लास्टिसिटी अगर लो है, लो प्लास्टिसिटी है, तो उसके लिए हम लोग सीमेंट स्टेबलाइजेशन करते हैं। लाइम किसके लिए करते हैं, लाइम करते हैं क्ले सॉइल के लिए। अगर मेरे पास क्ले सॉइल है तो लाइम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेनिकल, तो मैकेनिकल कौन सा होगा, प्रॉपर ग्राइंडिंग। इसी में अगर पूछता है कि क्ले सॉइल रहता है, यहाँ पे अगर बिटुमन ये लाइम स्टेबलाइजेशन रहता है, तो लाइम स्टेबलाइजेशन किसके लिए करता है, लाइम स्टेबलाइजेशन किसके करते हैं, क्ले सॉइल के लिए। ठीक है, क्ले सॉइल है तो लाइम। और अगर सीमेंट स्टेबलाइजेशन करना है, मैं सीमेंट स्टेबलाइजेशन करना है, तो इसके लिए कौन सा होगा, जिसका लो प्लास्टिसिटी है, लो प्लास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। लाइम स्टेबलाइजेशन, अभी हम लोग देखे किससे था, लाइम स्टेबलाइजेशन किसके लिए था, जो क्ले सॉइल था, जो क्लेई सॉइल था। तो क्ले सॉइल इसमें खोल देते हैं कौन सा, सैंडी के लिए नहीं होगा, सिल्टी नहीं होगा, नॉन प्लास्टिक में तो सैंड हो जाता है। नॉन प्लास्टिक के लिए कौन था, नॉन प्लास्टिक के लिए कह सकते हैं कि सीमेंट कह सकते हैं, क्योंकि लो प्लास्टिक इसको कह सकते हैं या नॉन प्लास्टिक भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मेरा सीमेंट हो जाएगा। तो जो लाइम स्टेबल होता है क्ले सॉइल के लिए होता था। क्ले इसमें कौन है, प्लास्टिक क्ले सॉइल, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, दैट इज डी। तो इसका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्या कहता है। अनडिस्टर्ब सैंपल आर ऑब्टेन्ड बाय। अनडिस्टर्ब सैंपल जो है किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, अनडिस्टर्ब सैंपल जो होता है थिन वॉल्ड सैंपल द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। मींस अनडिस्टर्ब सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय थिन वॉल्ड सैंपलर, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेशनरी पिस्टन सैंपल एंड रोटेटरी सैंपल और बोथ इन थिक नहीं होता, थिन होता है। तो स्टेशनरी पिस्टन और रोटेटरी पिस्टन दोनों थिन होता है। स्टेशनरी पिस्टन सैंपल एंड रोटेटरी सैंपल और बोथ और थिन वॉल होता है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर्व पूछ रहा है ए बी सी। सो इन द फिगर रिस्पेक्ट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्ट्रेस।
ए बी सी दिया हुआ क्या कर रहा है, ए बी सी वो पूछ रहा है। ए बी सी डेंस सैंड, क्ले सैंड और लूज सैंड, इसमें से डेंस कौन है, और जो ग्राफ दिया हुआ डेंस का जो ग्राफ होता है ये डेंस का है, इस तरह से होता है, ये डेंस के लिए हो गया। उसके बाद नीचे आएगा तो लूज होगा, उसके बाद क्ले होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डेंस का, बी हो गया मेरा लूज का, और सी जो है क्ले हो गया। तो ऑप्शन में देख लेते हैं डेंस क्ले, डेंस लूज क्ले, ऑप्शन में कहाँ था डेंस लूज क्ले, दैट इज बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, ग्रेटर स्किन फ्रिक्शन, स्किन फ्रिक्शन ग्रेटर, रिटार्ड द सिंकिंग ऑफ बेल, एक्सलरेट द सिंकिंग ऑफ बेल, डज नॉट अफेक्ट द सिंकिंग ऑफ बेल। अगर स्किन फ्रिक्शन बढ़ा दिया जाए तो क्या करेगा, तो स्किन फ्रिक्शन अगर बढ़ जाए, ग्रेटर स्किन फ्रिक्शन रिटार्ड द सिंकिंग ऑफ बेल, जो सिंकिंग है वो उसको कम करेगा। स्किन फ्रिक्शन जो होता है, स्किन फ्रिक्शन हम लोग देखें, स्किन फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगता है, और निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो था, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो है डाउनवर्ड की ओर लगता है, और स्किन फ्रिक्शन जो है वो अपवर्ड की ओर लगता है डायरेक्शन। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कहाँ लगता है, जब लूज है, लूज सॉइल है उसमें लगता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ग्रेटर स्किन फ्रिक्शन क्या करेगा, रिटार्ड द सिंकिंग ऑफ बेल, सिंकिंग ऑफ बेल को कम कर देगा, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग का जो बियरिंग कैपेसिटी है एसोसिएटेड के लिए 120 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग बोल रहा है कि बेयरिंग कैपेसिटी, जब स्ट्रिप फुटिंग है मेरे पास, जब स्ट्रिप फुटिंग है तो बेयरिंग कैपेसिटी कितना दिया 120, तो बेयरिंग कैपेसिटी सर्कुलर होगा तो क्या होगा, कौन सा सवाल इसमें दिया हुआ है, सैचुरेटेड क्ले। जैसे ही क्ले आता है तो हम लोग जानते हैं कि फाई इक्वल टू 0 हो जाता। अगर बाई ट्रेजगी इक्वेशन देखें, जो ट्रेजगी का इक्वेशन जो था बेयरिंग कैपेसिटी का, तो क्यू अगर अल्टीमेट का या नेट अल्टीमेट का देखा जाए तो क्या था, एन सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 1/2 गामा एन गामा एन बी। ठीक है, ये था मेरा स्ट्रिप के लिए। तो स्ट्रिप के लिए ये था, अगर इसमें फाई अगर सिर्फ क्ले के लिए देखा जाए तो क्ले के लिए मेरा एन गामा का जो वैल्यू हो जाता है वो 0 हो जाता है, और एन क्यू का जो वैल्यू हो जाता है 1 हो जाता है। इसलिए नेट में अगर देखा जाए, अगर बेयरिंग कैपेसिटी देखा जाए क्यू नेट अल्टीमेट, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाता है सी एन सी। ठीक है, बाकी जो मेरा एन गामा था वो 0 हो जाता है, और एन क्यू का वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो वैल्यू मेरा सी एन सी आ जाता है। तो यही कह रहा है कि अगर स्ट्रिप फुटिंग है तो जो मेरा क्यू का जो बेयरिंग कैपेसिटी का जो वैल्यू आया 120 आया। ठीक है, लेकिन हम सर्कुलर फुटिंग है तो सर्कुलर फुटिंग में क्या होगा, सर्कुलर फुटिंग जैसे ही लगाते हैं तो जो स्ट्रिप फुटिंग जो मेरा एन सी था और सी एन सी जो था वो स्ट्रिप के लिए था, लेकिन ऐसे ही सर्कुलर डालते हैं तो सर्कुलर में एक फैक्टर बाहर में लग जाता है, इसके साथ में वो हो जाता है क्या 1.3 सी एन सी। ये किसके लिए ऐड होता है, ये अगर स्क्वायर है या फिर सर्कुलर, या स्क्वायर है या सर्कुलर है, दोनों में फैक्टर मेरा हो जाता है 1.3। तो इस तरह से कह सकते हैं जो सर्कुलर में जब हम यूज कर रहे हैं तो सर्कुलर में जो मेरा बेयरिंग कैपेसिटी का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 1.3 सी एन सी। ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी किस में, सर्कुलर में अगर देखा जाए तो 1.3 सी एन सी। ठीक है, सी एन सी का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ था, अगर इससे देखा जाए तो 120 है, तो जो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 इंटू 120 से, तो इससे ज़्यादा होगा। तो सर्कुलर में जो ज़्यादा होगा तो मोर देन 120, दैट इज ए। सिंपल फार्मूला याद रखना कि सर्कुलर में जो होता है एक फैक्टर ऐड हो मल्टीप्लाई हो जाता है सी एन सी में 1.3, तो 1.3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, प्लेट लोड टेस्ट इज यूजफुल। प्लेट लोड टेस्ट है किस में यूजफुल होता है, तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन सिर्फ बेयरिंग कैपेसिटी में होता है। तो प्लेट लोड टेस्ट जो होता है वो बेयरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट दोनों के लिए होता है। ये याद रखना है कि प्लेट लोड टेस्ट जो यूज करते हैं वो बेयरिंग कैपेसिटी में भी करते हैं और सेटलमेंट में भी करते हैं। इस तरह से मेरा आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्किल या फाई सर्किल कितना होता है, तो आर साइन फाई हो जाता है। तो रेडियस होता है फ्रिक्शन सर्किल का या फाई सर्किल का, वो आर साइन फाई हो जाता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर। स्टेबिलिटी नंबर क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी का फॉर्मूला था सी डिवाइड बाई गामा एच सी। ठीक है, सी बाई गामा एच सी ये होता है। इसका स्टेबिलिटी नंबर जो होता है उसका लार्जेस्ट वैल्यू किसका होता है, इसका 2.61 हो जाता है। लार्जेस्ट वैल्यू इसका 2.61 होता है। सिंपल याद रखना स्टेबिलिटी नंबर कितना होता है, सी बाई गामा एच सी या फिर सी बाई गामा एफ एच। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, शैलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज द फाउंडेशन विच एज।
शैलो फाउंडेशन किसको डिवाइड करते हैं? शैलो फाउंडेशन का मतलब होता है क्या? शैलो फाउंडेशन का जो मतलब होता है डेप्थ जो फाउंडेशन का वो कम जाए किससे? विड्थ से। डेप्थ जो होता है शैलो मीन्स क्या? कम डेप्थ में जो फाउंडेशन बनता है उसे वो शैलो डेप्थ बोलते हैं। तो शैलो फाउंडेशन उस बोलने से कहते हैं जिसका जो डेप्थ है वो कम हो जाए विड्थ से। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हैज लो बेयरिंग कैपेसिटी, ऐसा नहीं है, हैज द डेप्थ एम्बेडमेंट इज लेस देन द विड्थ। जो डेप्थ है या डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है वो लेस है किससे? विड्थ से। तो यही ऑप्शन कह रहा है कि डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है कम है किससे? विड्थ से। तो मेरा बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। फॉर एन आइसोटोपिक सॉइल परमेबिलिटी इन एक्स बाई डायरेक्शन के एक्स एंड के बाई रिस्पेक्टिवली इन 2 डायमेंशन फ्लो इफेक्टिव परमेबिलिटी के यू। कहने का मतलब इसका ये है कि मेरा एक परमेबिलिटी एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ, एक परमेबिलिटी बाई डायरेक्शन में दिया हुआ, के बाई और के एक्स दिया हुआ, तो इफेक्टिव पूछ रहा है कि कितना होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर के इक्विवेलेंट निकाला जाए तो अंडर स्क्वायर रूट के एक्स इंटू के वाई होता है। ठीक है, यही 3 डायमेंशन में रहता है। अगर एक्स में रहता, बाई में रहता और जेड में रहता, मान लीजिए इधर भी रहता, मीन्स के एक्स के बाई और के जेड रहता, तो जो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट का वो कितना होता? अंडर क्यूब रूट हो जाता है इसमें, के इक्विवेलेंट बराबर क्यूब रूट ऑफ के एक्स के बाई एंड के जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से मेरा जो ऑप्शन आ जाएगा इसमें देखा जाए तो जो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? के एक्स इंटू के वाई अंडर स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स के वाई। तो के एक्स के वाई का अंडर स्क्वायर रूट किस में दिया हुआ? डी दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल द रेशियो ऑफ वाइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट एंड डेंसेस्ट स्टेट। पूछ रहा है कि स्पेरिकल पार्टिकल है पहला, रेशियो किसका पूछ रहा है? वाइड रेशियो का। लूज स्टेट में जो वाइड रेशियो होता है वो मैक्सिमम होता है। लूज स्टेट में जो वाइड रेशियो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, लूज स्टेट में वाइड रेशियो मैक्सिमम होता है और डेंसिटी में मिनिमम होता है। तो ई मिनिमम। या फिर देखा जाए दूसरा ऑप्शन क्या है, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? वॉइड रेशियो को इससे इंडिकेट करते हैं। अब वॉइड रेशियो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जब लूज स्टेट का सॉइल है, जब लूज स्टेट में है तो जो वॉइड होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड वो ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा होगा। इसलिए कह सकते हैं कि जो लूज स्टेट में जो होगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और डेंसेस्ट स्टेट में जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है अगर लूज स्टेट में देखा जाए तो मैक्सिमम हो जाता है किससे? वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन डेंस स्टेट से। डेंस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड मिनिमम हो जाता है। तो इसी से कह सकते हैं कि जो रेशियो पूछ रहा है किसका पूछ रहा है? ई मैक्सिमम या लूज स्टेट या डिवाइड बाई ई मिनिमम। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं जो मैक्सिमम होता है, जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो होता है वो कितना होता है? स्पेरिकल शेप के लिए, स्पेरिकल पार्टिकल है तो 0.91 मीन्स 91% होता है। और मिनिमम जो होता है वो कितना होता है? 35% मीन्स 0.35। याद रखना है कि ई जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है? 91%। और ई जो मिनिमम होता है वो कितना होता है? 35%। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा? रेशियो अगर निकालेंगे तो जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 91 डिवाइड बाई 35। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा? लगभग आ रहा है मेरा 2.6 के आसपास, दैट इज ए। इसमें कुछ नहीं करना था, वॉइड रेशियो हम लोग जानते हैं, इसे इंडिकेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये फार्मूला याद रखना। जो मैक्सिमम होता है इसका, ये मैक्सिमम होता है लूज स्टेट में कितना होता है? 91% और मिनिमम होता है 35%। बस इसमें यही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैंड सिल्ट एंड क्ले स्पेसिफिकेशन दैट द सॉइल कंटेन्स अनइक्वल प्रॉपर्टीज ऑफ 3 कंस्टिट्यूएंट इन द ऑर्डर ऑफ। ये बोल रहा है डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, सैंड दिया हुआ है, सिल्ट दिया हुआ, क्ले दिया हुआ, सिग्निफायर दैट, इसका प्रॉपर्टीज पूछ रहा है कौन कौन में क्या होता है। तो सॉइल कंटेनिंग अनइक्वल प्रॉपर्टीज, अनइक्वल तो होगा ही, ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट इन द ऑर्डर ऑफ सैंड सिल्ट क्ले। सैंड पहले होगा, फिर सिल्ट, फिर क्ले। तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी सैंड में होगा, नहीं सबसे ज़्यादा क्ले में होगा। तो इसको कह सकते हैं क्ले सिल्ट सैंड। क्ले सिल्ट सैंड। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, क्ले सिल्ट सैंड कहाँ? क्ले सिल्ट सैंड, कारण अनइक्वल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन द सैचुरेटेड क्ले रिजल्ट इन द इंक्रीज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रिप फुटिंग। बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो वही सैचुरेटेड क्ले में रिजल्ट इन इंक्रीज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर स्ट्रिप फुटिंग। सबसे पहले देखते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी स्ट्रिप फुटिंग में होता क्या है। तो हम लोग बाई टर्जगी की इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होता है वो कितना होता है स्ट्रिप फुटिंग के लिए। तो पहला टर्म जो होता था मेरा CNC, स्ट्रिप फुटिंग है तो सिर्फ NC होता है। ठीक है, सेकंड टर्म मेरा क्या होता है? गामा DF NQ, अल्टीमेट निकाल रहे हैं तो NQ।
ठीक है। तीसरा टर्म कौन सा होता है, 0.5 अगर इसको डेप्थ मान लिया जाए, डेप्थ डी है या बिट्स मानते हैं बी गामा इन गामा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि डेप्थ इंक्रीज करता है, जब डेप्थ इंक्रीज करेगा तो डेप्थ इंक्रीज करने का मतलब कौन है, ये जो टर्म है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इसमें दिया हुआ है, सेकंड टर्म में दिया हुआ है, ये इंक्रीज करेगा। अल्टीमेट है तो अल्टीमेट में ये। और दूसरी बात ये है कि क्ले पार्टिकल है, जैसे ही क्ले होता है तो फाइव बराबर जीरो होता है, फाइव जब जीरो होगा तो इन गामा का जो वैल्यू है वो जीरो होगा और एन क्यू का जो होता है वो 1 हो जाता है। तो जैसे ही जीरो होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि क्यू अल्टीमेट जो होगा क्ले के केस में कितना हो गया, सी एन सी प्लस जो सेकंड टर्म है वो रह जाएगा और एन क्यू बराबर 1 हो जाएगा। तो एन क्यू बराबर 1 हो जाएगा तो गामा डी एफ इंटू 1 कर सकते हैं इसमें मल्टीप्लाई करके। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन द सैचुरेटेड क्ले result increasing the ultimate bearing capacity for strip footing because the bearing capacity factor n by decrease, n by तो जीरो हो जाता है इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। because the bearing capacity factor nc इंक्रीज नहीं करता, nc का कांस्टेंट हो जाता है कितना, nc जो इसका जो कोफिशिएंट है 5.7 हो जाता है फॉर टर्जगी इक्वेशन। डेप्थ इंक्रीज, डेप्थ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टर्म क्या है, द टर्म इन द बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन सिग्मा क्यू एन क्यू इंक्रीज विद डेप्थ। हाँ, क्यू एन क्यू क्या होता है, इसको अगर देखा जाए तो गामा डी एफ का ही बारे में बोल रहा है, गामा डी एफ का ही क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे और एन क्यू, तो ये इंक्रीज करेगा इसलिए ये इंक्रीज करेगा। तो कह सकते हैं कि ये टर्म इंक्रीज कर रहा है इसीलिए जो मेरा जो टोटल अल्टीमेट है वो इंक्रीज कर रहा है, इसको इंक्रीज करने के वजह से। तो करेक्ट आंसर मेरा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉइल हैविंग पार्टिकल नियरली द सेम साइज, जो सॉइल है जिसका जो पार्टिकल है वो सेम साइज का, लगभग सेम साइज का है, तो उस पार्टिकल को, उस सॉइल को क्या कहते हैं, उस सॉइल को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहते हैं। उस सॉइल को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज जीरो एयर वॉइड डिपेंड्स ऑन। तो जीरो एयर वॉइड जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो पूछ रहा है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड, यूनिट वेट पूछ रहा है एट जीरो एयर वॉइड पे किस किस पे डिपेंड करता है वो। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं यूनिट वॉइड का कितना होता है, तो जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस गामा जी डिवाइड बाई एस, ये होता है यूनिट वेट का फॉर्मूला एट वॉइड रेशियो एट जीरो एयर वॉइड्स पे। तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है देख लेते हैं। यूनिट वेट ऑफ वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं इसका क्या कर रहा है। ऑप्शन में यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो देख लिया कितना होता था, क्या हुआ था मेरा, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी डिवाइड बाई एस। स्पेसिफिक ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, वाटर कंटेंट पर भी डिपेंड कर रहा है, यूनिट वेट ऑफ वाटर पर भी डिपेंड कर रहा है। इस तरह से ऑल ऑफ दिस आर डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द सॉइल मस्ट ससेप्टिबल टू लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन के लिए कौन सा सॉइल ये होता है, कौन सा सॉइल जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पूछ रहा है। द सॉइल मस्ट ससेप्टिबल टू लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन में कौन होता है, लूज सॉइल जो होता है वो सबसे पहले लूज सॉइल इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको कह सकते हैं लूज सैंड जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है लिक्विफैक्शन में। पहला टर्म याद रखना है। तो सैचुरेटेड डेंस सैंड तो होगा नहीं, सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड फॉर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, सैचुरेटेड क्ले नहीं होगा, ग्रेवल नहीं होगा, दैट इज यही फाइन सैंड जो आ रहा है यही आ जाएगा, दैट इज बी। लिक्विफैक्शन में लूज सैंड पार्टिसिपेट करता है, लिक्विफैक्शन जो होता है उसमें जो पार्टिसिपेट होता है वो लूज सैंड रहता है। तो यहाँ पर फाइन सैंड जो आ गया या मीडियम या फाइन लूज सैंड में आ जाता है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर फॉर द कोहेजन एन सी द पाइल एज पर मेयरहोफ इज टेकन एज। मेयरहोफ के अकॉर्डिंग जो एन सी का जो वैल्यू होता है वो कितना पूछ रहा है, वो वैल्यू इसमें पूछ रहा है वो कितना होता है। तो मेयरहोफ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 5.14 दैट इज सी। इसी में अगर टर्जगी रहता तो इसका द्वारा जो होता है एन सी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 5.7 होता है। अलग अलग स्कैम्पटन के द्वारा जो होता है तो उसमें 5 से लेकर के 7.5 6 अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग होता है, वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही आएगा। तो एनसी का जो वैल्यू है मेयरहोफ में पूछ रहा है तो 5.14 होता है। टर्जगी में पूछता तो टर्जगी में एनसी का वैल्यू कितना हो जाता है 5.7 हो जाता है। अगर प्रेंटल में पूछता है तो प्रेंटल में मेरा 5.14 हो जाता है। इसी में स्कैम्पटन में पूछता, अगर स्कैम्पटन में पूछता है तो उसमें भी अलग अलग हो जाता है। एनसी का वैल्यू सरफेस पे अगर पूछा तो स्ट्रिप के लिए 5 हो जाता है और स्क्वायर के लिए 6 हो जाता है।
तो अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग होता है। इस तरह इसमें जो क्वेश्चन दिया मेरे आपके अकॉर्डिंग तो 5.14 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा था। स्लोप ऑफ ई लॉग पी कर्व, कहने का मतलब है ई अगर मेरा ई दिया हुआ और तो सेकंड जो बॉटम दिया हुआ वो लॉग पी बोले तो लॉग स्ट्रेस के बारे में पूछ रहा है। लॉग स्ट्रेस के क्रम में जो रिलेशन होता है उसके बारे में है, एक कौन सा कर्व बताता है। तो जो कर्व है स्लोप है किसका, ई लॉग पी और ई वॉइड रेशियो और लॉग स्ट्रेस का, जो लॉग है इफेक्टिव स्ट्रेस कह सकते हैं। तो कर्व क्या बता रहा है, तो इसको सिंपल ग्राफ या ये कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर कौन होता है, तो हॉरिजॉन्टल पे लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, और जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस में कह सकते हैं इसमें कौन होता है, वॉइड रेशियो होता है। तो ये दोनों का जो स्लोप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस स्लोप को क्या कहते हैं, इस स्लोप को हम लोग मान लीजिए यहाँ पर E1 रहेगा, यहाँ पर E2 रहेगा, यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, तो इस स्लोप को CC बोलते हैं, मीन्स कॉम्प्रेशन इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इस कर्व को कॉम्प्रेशन इंडेक्स बोलते हैं। कॉम्प्रेशन इंडेक्स बराबर क्या हो जाता है मेरा, डेल E डिवाइड बाई लॉग सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है CC का। तो इस तरह से मेरा जो ऑप्शन हो गया ई लॉग पी कर्व कौन सा होगा, CC हो गया, दैट इज कॉम्प्रेशन इंडेक्स, दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा, द फ्रीक्वेंसी रेशियो, डी डैम्पनिंग रेशियो, द मैग्निफिकेशन फैक्टर इन द डैम्प फोर्स वाइब्रेशन इज इक्वल टू। मैग्निफिकेशन फैक्टर पूछ रहा है किसमें, डैम्प फोर्स वाइब्रेशन में। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r, प्लस में यहाँ पर होता है प्लस 4r स्क्वायर डी स्क्वायर, दैट इज ये इसका फॉर्मूला है कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है किसमें, ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन। ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन इस तरह से होता है, यहाँ फिक्स होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग जानते हैं कि फिक्स एंड पर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, जॉइंट पे यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा, 3 3 6 0 0 मीन्स टोटल 6 हो गया। दूसरा टर्म में और देखा जाए कि अगर मेरा फिक्स एंड ये हिंज रहता है, तो हिंज पे मेरा कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हिंज पे मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, और अगर रोलर पॉइंट रहे तो इस पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 2 होता है, और अगर फिक्स है तो फिक्स एंड पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। फिक्स एंड पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाता है, और फ्री एंड पे 3 होता है। फ्री एंड पे 3 होता है, जॉइंट पे 3 होता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग, अगर ब्लॉक टाइप फाउंडेशन है तो यहाँ पर फिक्स था तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, जॉइंट पे यहाँ पर 0, तो 3 3 6 टोटल हो गया 6, दैट इज डी इसका करेक्ट हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द डैम्पनिंग रेशियो दिया हुआ है 0.1 एंड द डैम्पनिंग कोफिशिएंट दिया हुआ है 225 kN सेकंड पर मीटर, देन द क्रिटिकल डैम्पनिंग कोफिशिएंट पूछ रहा है क्या होता है। तो क्रिटिकल डैम्पनिंग रेशियो क्या होता है, अगर डैम्पनिंग रेशियो का फॉर्मूला देखा जाए तो डैम्पनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है डैम्पनिंग कोफिशिएंट डिवाइड बाय क्रिटिकल डैम्पनिंग कोफिशिएंट डिवाइड बाय क्रिटिकल डैम्पनिंग कोफिशिएंट। तो डैम्पनिंग रेशियो मेरा दिया हुआ है 0.1, तो अगर 0.1 इज इक्वल टू डैम्पनिंग रेशियो कितना है 225 डिवाइड बाई क्रिटिकल डैम्पनिंग कोफिशिएंट का वैल्यू यहाँ से निकाल जाएगा, कितना आ जाएगा, तो क्रिटिकल डैम्पनिंग कोफिशिएंट का जो वैल्यू आ गया वो हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 0.1। इसको सोल्व करेंगे तो 2250 आ रहा है। 2250 किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, इसमें जो रेशियो होगा किसका, तो डैम्पनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला हो रहा तो क्या हो रहा था, डैम्पनिंग कोफिशिएंट डिवाइड बाई क्रिटिकल डैम्पनिंग कोफिशिएंट, ये याद रखना है। डैम्पनिंग रेशियो इक्वल होता है डैम्पनिंग कोफिशिएंट टू द क्रिटिकल डैम्पनिंग कोफिशिएंट। इसको सोल्व किए तो जब मेरा आ गया 2250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ए वाइब्रेटिंग फाउंडेशन सिस्टम। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होता है वाइब्रेटिंग फाउंडेशन सिस्टम का वो क्या होता है वो पूछ रहा है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग फाउंडेशन का, वो होता है जो एफ प्रोपोर्शनल होता है √k डिवाइड बाई एम। ठीक है, km होता है, एफ जो प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी जो प्रोपोर्शनल होता है k टू द m को होता है, k/m को होता है √√। तो इसका देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कर रहा है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग फाउंडेशन सिस्टम इंक्रीज एट द स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेस। अभी हम लोग देखिए एफ क्या हुआ था, एफ जो था प्रोपोर्शनल किसके था, √k/m का, तो ये k हो गया, स्टिफनिंग कोएफिशिएंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, k का इंक्रीज स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग स्टिफनर, तो इंक्रीज करा क्योंकि डायरेक्टली है, सही हो जाएगा। डिक्रीज विद द स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग स्टिफनर, डिक्रीज नहीं कर रहा, इंक्रीज कर रहा। इंक्रीज द स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास ऑफ बॉडी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये डिक्रीज करेगा। तो
तो डिक्रीज विद द स्क्वायर ऑफ द, इस तरह से देखा जाए कि आंसर मेरा एक इंक्रीज करेगा किससे, स्प्रिंग का स्टिफनेस से, और डिक्रीज करेगा किससे, मास से, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला आया था एफ प्रोपोर्शनल किसका था, के वाई एम का, के वाई एम का, के वाई एम का। तो ये 1 और 4 मेरा सही हो गया। इस तरह से 1 और 4 मेरा बी में है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। केस ऑफ फ्री ओवर डैम्प वाइब्रेशन। ओवर डैम्प वाइब्रेशन क्या होता है, अभी हम लोग देखें सी बराबर होता है के एम, ठीक है। जब ये रहे तो क्रिटिकल होता है, तो यहाँ से अगर देखा जाए सी बराबर ये किसके लिए हो गया, के बराबर 2 के एम जो होता है, सॉरी के बराबर 2 के एम, ये जो होता है ये हो गया क्रिटिकल के लिए। ये क्रिटिकल के लिए अगर सी ग्रेटर है तो ये ओवर के लिए हो गया, और अगर कम है तो ये अंडर के लिए हो गया। ये तीनों याद रखना है। क्रिटिकल सी बराबर 2 के एम अंडर स्क्वायर रूट, और सी ग्रेटर है तो ओवर हो गया, ओवर डैम्प वाइब्रेशन, और अंडर डैम्प वाइब्रेशन। तो यहाँ पर ओवर पूछ रहा है तो ओवर कौन सा होगा, जब सी ग्रेटर हो, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला पूछ रहा है, शायद फार्मूला किसका है, पर कॉन्वर्स लेवरेज फार्मूला ग्रुप इफिशियंसी ऑफ द फ्रिक्शन पाइल इज गिवन बाय। जो ग्रुप इफिशियंसी होता है क्या होता है, n-1 m n-1 m, ये होता है, दैट इज ए इसका फार्मूला करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल। सरफेस एरिया पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, साइज ऑफ पार्टिकल का। जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ पार्टिकल का, ठीक है, ये याद रखना है। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका जो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। तो अभी हम लोग देखें सरफेस एरिया जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, जिसका जो साइज होगा सबसे बड़ा होगा उसको सरफेस एरिया जो होगा सबसे छोटा होगा। तो सरफेस एरिया सबसे छोटा किसका होगा, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले, कोलाइड में सबसे बड़ा सैंड का होता है, फिर सिल्ट का, फिर क्ले का, फिर कोलाइड्स का। सबसे छोटा सरफेस एरिया जिसका रहेगा उसका जिसका सबसे छोटा साइज रहेगा उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें अगर साइज देखा जाए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा साइज किसका था, सैंड का था। जब सैंड का साइज बड़ा है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कम होगा, तो सबसे कम मेरा यही हो जाएगा। तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो सैंड सबसे पहले होगा, फिर सिल्ट, फिर क्ले। कोलाइड्स का जो होता है साइज सबसे छोटा होता है, जो साइज होता है इसका सबसे छोटा होता है। जब साइज छोटा है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो बड़ा होगा सबसे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे इंक्रीजिंग में कोलाइड्स ही रहेगा। इस तरह से सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। सीसी दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन, सी दिया हुआ कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी, C10 इफेक्टिव साइज, D10 दिया हुआ है, और टोटल सॉइल मास इतना, सीसी दिया हुआ, सीसी का वैल्यू दिया हुआ, सीयू का वैल्यू दे दें, द वैल्यू ऑफ D30/D10 पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, D30/D10 का वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं सीयू दिया हुआ, सीसी दिया हुआ है। तो सीयू बराबर हम लोग क्या जानते हैं, D60/D10, ठीक है, पहला फार्मूला। दूसरा क्या जाना है, सीसी का फार्मूला क्या जानते हैं, D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10, ठीक है। सीसी का वैल्यू जानते हैं, D10 का वैल्यू जानते हैं, दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो, तो ये दोनों को अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको नीचे करते हैं, सोल्व करने के बाद ये दोनों इक्वेशन से, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये दोनों को सोल्व करके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, D30/D10 का वैल्यू निकाल सकते हैं। D10 और D30 का वैल्यू जो निकाल रहे हैं और वैल्यू कितना आ रहा है मेरा सोल्व करने के बाद, अगर दोनों को सोल्व करते हैं D30/D10 का, तो वैल्यू मेरा 2 आ रहा है, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, सीयू का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता था, D60/D10। ये फार्मूला इससे निकाल लेंगे पहला। दूसरा टर्म जो होता है सीसी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का जो साइज होता है, फार्मूला होता है कितना होता है, D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। ये दोनों को सोल्व करेंगे। D10 अगर D10 नीचे रखा जाए एक और इसको स्क्वायर कर दे, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों का वैल्यू पता है, ये दोनों का स्क्वायर के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये D10 ये हो गया कितना, ये सीयू का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तो आ जाएगा। मैं इसे D30/D10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, CC इंटू CU, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, अंडर स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरा जो आ जाएगा वैल्यू, सोल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। मैचिंग का है, मैचिंग में क्या बोल रहा है, मैचिंग करने बोल रहा है
स्टॉक क्या है, डार्सी, पोस्टुलेट, एटवर्क। एटवर्क जो होता है हम लोग जानते हैं क्या, एटवर्क जो होता है कंसिस्टेंसी लिमिट के लिए होता है। एटवर्क जो हो गया क्या हो गया, एटवर्क लिमिट हम लोग पढ़े हैं। एटवर्क के लिए क्या है, एटवर्क के लिए हो गया एटवर्क वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल स्टॉक, ए का हो गया वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल, तो एक का कह सकते हैं 5। बी का डार्सी, डार्सी किसके लिए है, डार्सी के लिए देखिए फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल में जो फ्लो होता है वो किसके कौन सा इक्वेशन देता है, डार्सी इक्वेशन। ठीक है, पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट के लिए तो हो गया फ्लो थ्रू कैपिलरी, जो कैपिलरी में फ्लो होता है उसमें हो जाता है पोस्टुलेट फॉर फ्लो। ठीक है, एटवर्क अभी बताएं एटवर्क क्या होता है, एटवर्क के लिए मेरा है कंसिस्टेंसी लिमिट, एटवर्क कंसिस्टेंसी लिमिट जैसे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ये वगैरह जो देता है वो एटवर्क द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि स्टॉक के लिए मेरा कौन सा था, सेटलिंग वेलोसिटी दैट इज 5। डार्सी के लिए कौन सा था, फ्लो थ्रू सॉइल में जो फ्लो होता है उसके लिए। ठीक है, पोस्टुलेट इक्वेशन किस में था, कैपिलरी फ्लो के लिए दैट इज 1। एटवर्क कौन सा दिया था, कंसिस्टेंसी लिमिट दैट इज 3। तो 5 4 1 3 5 4 1 3 देख लेते हैं ऑप्शन 5 4 1 3 5 4 1 3 एक में दिया हुआ दैट इज ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इन द स्टैंडर्ड प्रोडक्टर कंपैक्शन द वाटर कंटेंट W एंड द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आर रिलेटेड टू। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो होता है अगर देखा जाए, अगर ड्राई डेंसिटी का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का तो क्या इतना होता है, ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा 1 प्लस गामा मैक्सिमम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से अगर देखा जाए दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये फार्मूला से तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इससे कहते हैं गामा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा डी मैक्स दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यूजिंग मोहर्स डायग्राम द रिलेशन बिटवीन द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 एंड शियर पैरामीटर सी फाई इज गिवन बाय। एक फार्मूला दिया हुआ है सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 एन गामा एन फाई प्लस 2c, दैट इज प्लस आ गया तो प्लस किस में आता है, ये पैसिव में होता है। इक्वेशन जो दिया हुआ है पैसिव के लिए दिया हुआ है। ठीक है, पैसिव के लिए दिया हुआ तो पैसिव में एक और फॉर्म होता है, एन ए का वैल्यू पूछ रहा है, एन ए क्या होगा, तो पैसिव है तो एन ए का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, तो एन ए का वैल्यू पैसिव में कितना होता है 1 प्लस, पैसिव मीन्स प्लस 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1 प्लस साइन फाइव किस में दिया हुआ है, 1 प्लस साइन फाइव 1 माइनस साइन फाइव दैट इज डी। यही अगर इसमें माइनस रहता है, यहाँ पे अगर माइनस रहता तो ये एक्टिव के लिए होता, एक्टिव में क्या होता 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव क्या एन फाइव का वैल्यू। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये था मेरा एक्टिव के लिए, और ये अगर प्लस में है तो ये हो गया मेरा पैसिव के लिए। ठीक है, इसमें प्लस है तो पैसिव के लिए, यहाँ पर प्लस है तो पैसिव के लिए, पैसिव में मेरा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है ए एंड बी आर द स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर एंड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द इंटरमीडिएट इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल स्ट्रेस स्कैम्पटन पोर प्रेशर इक्वेशन। ये फॉर्मूला है, क्या होता है फार्मूला, तो डेल यू बराबर हो जाता है ए प्लस सिग्मा, अगर ए डेल यू बराबर ए सिग्मा 3 प्लस बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ठीक है, इक्वेशन मेरा ए नहीं बी होगा, इसमें जो बार होगा वो बी होगा, दैट इज बार का जो टर्म है अगर स्कैम्पटन पोर प्रेशर देखा जाए तो बी वाला जो होगा ये तो अंदर में ठीक है बट बाहर में बी होगा, क्योंकि अगर सिंगल देखा जाए, सिंगल इसका फॉर्मूला जो होता है अगर बी का देखा जाए तो बी में हम लोग देखे थे क्या था, डेल यू सी डिवाइड बाई डेल सिग्मा 3। ठीक है, तो बी बराबर डेल यू सिग्मा, सी से याद करना है बी सी, बी के बाद सी, इसी को हम लोग सेल प्रेशर भी कहते हैं, तो डेल यू सी भी कह सकते हैं, डेल सिग्मा 3 को सेल प्रेशर भी कहते हैं, तो डेल यू सी। तो सिंपल हम लोग याद रखना है कि बी बराबर जो हो जाता है, बी बराबर जो हो जाता है वो डेल यू सी डिवाइड बाई डेल यू सिग्मा 3। अगर ए बी का देखा जाए तो ए बी में हो जाता है डेल यू डी डिवाइड बाई, ये होता है ए फैक्टर बी इज इक्वल टू ए होता है, ए बराबर ए डॉट बी, और इसका जो बराबर होता है वो कितना होता है, ए बार का वैल्यू होता है ए मल्टीप्लाई बाई बी, और ए मल्टीप्लाई बाई बी का जो वैल्यू होता है डेल यू डेविएटर डिवाइड बाई डेल सिग्मा डेविएटर, ये होता है ए बार का। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ए और बी जो होता है को फैक्टर होता है, ए और बी का मेरा जो फॉर्मूला आ गया वो बी आ गया, दैट इज बी। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, टोटल सेटलमेंट ऑफ compressible soil stratum 2 meter deep and having coefficient of volume compressibility। टोटल सेटलमेंट दिया हुआ 2 मीटर डीप एंड हैविंग ए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इतना केजी अंडर प्रेशर इंक्रीमेंटल 2 kg/cm मीन्स दिया हुआ है, डेल सिग्मा जो हो गया इंक्रीज वो 2 दिया हुआ है, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है।
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ मीन्स एम का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 और क्या दिया हुआ है सेटलमेंट कंप्रेशन सॉइल सेटलमेंट दिया हुआ है मीन्स डेल एच का जो वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा टोटल सेटलमेंट ऑफ कंप्रेसिबल सॉइल 2 मीटर डीप डेल एच का वैल्यू पूछ रहा है एच का वैल्यू दिया हुआ 2 तो सेटलमेंट क्या होगा तो हम लोग क्या जानते हैं डेल एच इक्वल टू क्या होता है एच एम बी डेल सिग्मा ये फार्मूला जानते हैं सिंपल सा फार्मूला बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं बेसिक फार्मूला भी हम लोग जानते हैं कि जो सेटलमेंट होता है वो क्या होता है एच एम बी डेल सिग्मा एम बी हो गया वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एच का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ एम बी कितना दिया हुआ है अगर सेंटीमीटर में डालें 2 मीटर को तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 हो जाएगा एम बी कितना दिया हुआ 0.02 दिया हुआ मीन्स 0.02 दिया हुआ और डेल सिग्मा कितना दिया हुआ 2 kg पर सेंटीमीटर दिया हुआ तो kg इसको 2 कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद इसको देख रहे हैं तो जो वैल्यू इसका आ रहा है वो 2 2 4 2 6 2 शून्य से 2 शून्य खत्म 2 4 8 टोटल 8 सेंटीमीटर आ गया तो इस तरह से कर सकते हैं टोटल सेटलमेंट कितना हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर सिंपल कुछ नहीं करना था डेल एच का फॉर्मूला याद रखना है कितना होता है एच एम भी इंटू डेल सिग्मा बस ये फार्मूला पे बैठा देना है एक और फार्मूला इसमें क्या होता है डेल एच बाई एच अगर निकाला जाए तो एक और फार्मूला होता है डेल ई वॉइड रेशियो के टर्म में डेल ई डिवाइड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो इनिशियल वॉइड रेशियो ये भी फार्मूला होता है और दूसरा देखा जाए तो वही होता है इसी से सॉल्व करते हैं एच इंटू एम भी इंटू डेल सिग्मा जिससे अभी हम लोग निकालें नेक्स्ट फार्मूला देखें क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वह सिंगल डिग्री फ्रीडम द के स्टिफनेस कोफिशिएंट एफ मास ऑफ मशीन ऑफ फाउंडेशन क्रिटिकल डैम्पिंग इज बेस्ट डिफाइंड बाय द क्रिटिकल डैम्पनिंग का फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होता है तो क्रिटिकल डैम्पनिंग जो फॉर्मूला होता है क्या होता है क्रिटिकल डैम्पनिंग जो डिफाइन किया जाता है सबसे बेस्ट फार्मूला इसमें कौन सा है तो अभी हम लोग देखे थे क्रिटिकल डैम्पनिंग का क्या होता था 2√km क्रिटिकल के लिए पूछ रहा है तो ये क्रिटिकल के लिए था क्रिटिकल भी है 2km अगर ग्रेटर रहता तो ओवर अगर लेस रहता तो अंडर अगर 2km से ज़्यादा है तो ओवर और अगर कम है तो अंडर तो यहाँ पे पूछ रहा है क्रिटिकल तो क्रिटिकल कब होगा जब दोनों बराबर हो जाए तो सी दोनों बराबर हो जाएगा तो सी ए इसका करेक्ट आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट W एंड द नंबर ऑफ ब्लो इन इज सॉइल एज कंप्लाइंड बाय कास्ट ग्राइंडर लिक्विड लिमिट डिवाइस अच्छा W का वैल्यू दिया हुआ है WN इतना तो लिक्विड लिमिट पूछ रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं लिक्विड लिमिट जो होता है N बराबर 25 ब्लो जब 25 ब्लो पर जो W का वैल्यू निकलता है वाटर कंटेंट का वैल्यू निकलता है उसी को हम लोग लिक्विड लिमिट बोलते हैं मीन्स द वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट एट 25 ब्लो इज नोन एज लिक्विड लिमिट तो यही बोल रहा है कि वाटर कंटेंट का रिलेशन दिया हुआ है 20 माइनस log 10 n तो लिक्विड लिमिट पूछ रहा है तो n वैल्यू अगर हम 25 डाल दें n बराबर अगर हम 25 डाल दें तो मेरा जो वैल्यू आएगा W का वो क्या आएगा लिक्विड लिमिट आएगा इसको सॉल्व करते हैं तो W बराबर क्या लिख सकते हैं 20 माइनस log बेस 10 इंटू 25 इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं log बेस 10 25 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं स्क्वायर इसको बाहर में करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा इक्वल हो गया 20 माइनस 2 log 5 अब log 5 का वैल्यू कहाँ से लाएं log 5 का जो वैल्यू होता है इसमें याद रखना पड़ेगा कुछ वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं कुछ वैल्यू याद करते हैं तो जैसे log बेस 10 अगर 2 का वैल्यू निकालें तो 0.301 होता है ये log 3 का वैल्यू निकालें तो इससे थोड़ा 2 बढ़ा देना तो 0.47 के आसपास होता है इसको 0.477 होता है अगर log 4 का वैल्यू निकालें तो इसमें 2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 6 के आसपास आएगा तो इसका जो वैल्यू होता है 0.6 होता है और log 5 का वैल्यू निकालें तो अभी इससे 2 ज़्यादा होता है बस अगर किसी भी log का वैल्यू निकालें तो उससे 2 ज़्यादा होता है तो इसका जो 2 ज़्यादा होगा तो 0.677 के पास लगभग 7 के आसपास आ रहा है 69 आ रहा है तो देखें हम लोग log 5 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 0.698 आता है ठीक है तो कुछ वैल्यू हम लोग याद कर लिए log 3 का वैल्यू कितना हो गया log 3 का वैल्यू log 2 का वैल्यू log 2 का वैल्यू जो मेरा आया था log 2 का वैल्यू कितना आया था 0.301 3 का वैल्यू कितना आया था log 3 का वैल्यू आया था 3 से 2 ज़्यादा करते हैं तो 0.4775 के आसपास आ रहा था तो मेरा log 5 यहाँ पर जरूरत है तो log 5 कितना हो इससे 2 ज़्यादा था लगभग 0.7 के आसपास तो 0.7 मान लेते हैं तो अब क्वेश्चन पे आता है मेरा क्या दिया हुआ था आया था 20 माइनस 2 log 5 का अगर 0.7 मान लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं इसका वैल्यू अप्रोक्स में
इसको सॉल्व करते हैं तो W का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 20 माइनस 2 इंटू 0.7। इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया 20 माइनस 1.4, लगभग आ रहा है 18.6 के आसपास, दैट इज डी। कुछ नहीं करना, तो सिर्फ ये याद रखना है कि जो लिक्विड लिमिट होता है जो n बराबर 25 ब्लो पे होता है, n का वैल्यू 25 पुट कर दो, बाकी जो वैल्यू आएगा W का उसको निकाल लो तो इतना आ जाता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। कर्व दिया हुआ ABCD ऑफ द 4 कॉम्पैक्शन टेस्ट, कॉम्पैक्शन टेस्ट का डिफरेंट सॉइल और सोइन फिगर, डिफरेंट सॉइल का दिया हुआ है तो कौन कौन सा सॉइल के लिए। तो हम लोग जानते हैं जो ज़्यादा ऊपर वो ये सिल्ट के लिए होता है, जो ज़्यादा कर्व है वो सिल्ट के लिए होता है, क्ले के लिए होता है। तो सिल्ट सैंड मॉडिफाइड टेस्ट, मॉडिफाइड पहले आएगा, ये हो गया सिल्ट सैंड, सिल्टी सैंड। सिल्टी सैंड का अगर देखा जाए, सिल्टी सैंड का देखा जाए, सिल्टी सैंड का देखा जाए तो ये सिल्टी सैंड हो गया और मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हो गया, तो इस तरह से सिल्टी सैंड मॉडिफाइड ये हो गया एक का लिए, ठीक है। बी हो गया सिल्टी सैंड स्टैंडर्ड, तो ये हो गया 2 के लिए। फैट क्ले मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड बोला जाए तो सी हो गया मॉडिफाइड के लिए 3, और डी हो गया फैट क्ले स्टैंडर्ड, दैट इज 4। 1 2 3 4 इसका सीक्वेंस में आ जाएगा कर्व, 1 2 3 4, दैट इज बी इसका हो गया, इसका बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द रिजल्ट ऑफ कंसोलिडेटेड ड्रेन ट्रैक्सियल टेस्ट ऑन द नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले आर, ये पूछ रहा था रिजल्ट दिया हुआ है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में, CD टेस्ट का रिजल्ट दिया हुआ है, ट्रैक्सियल शियर टेस्ट और नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले आर सो इन फिगर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, ये देखते हैं। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पूछ रहा है। एंगल इंटरनल फ्रिक्शन का हम लोग क्या जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं। अगर स्ट्रेस दिया हुआ है प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू, तो हम लोग एक रिलेशन क्या जानते हैं, अगर साइन फाइव बराबर देखा जाए तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ से साइन फाइव का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन फाइव बराबर का जाएगा सिग्मा 1 मेरा कितना हो गया, सिग्मा 1 मेजर वाला होता है तो 200 200 दिया हुआ और 100, तो 200 में 100 में कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, 200 प्लस 100 बोले तो 300। इसको सॉल्व किए तो 1/3, तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए, साइन फाइव बराबर कितना होगा 1/3, तो यहाँ से साइन इनवर्स निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 5 निकल गया। 5 का वैल्यू पूछ रहा था, 5 का वैल्यू कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/3 दैट इज ए। क्या करना था, कुछ नहीं, एक फार्मूला इसमें याद रखना है, साइन फाइव इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड द बेस्ट आर्गुमेंट दैट डायरेक्ट शियर टेस्ट आर नॉट सुटेड फॉर डिटरमाइनिंग द शियर पैरामीटर ऑफ द क्ले। तो शियर पैरामीटर पे है, कौन इसमें है जो नहीं सूट करता है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड द बेस्ट आर्गुमेंट दैट डायरेक्ट शियर टेस्ट, जो डायरेक्ट शियर टेस्ट है नोट सूटेड, जो नोट सूट कर रहा है डिटरमाइनिंग द शियर। फेलियर प्लेन इज नॉट द वीकेस्ट प्लेन, इसमें दिया हुआ फेलियर प्लेन नोट होता है वीकेस्ट प्लेन। जो डायरेक्ट शियर टेस्ट में होता है वो जो डायरेक्ट शियर टेस्ट में होता है, और डायरेक्ट शियर टेस्ट जो होता है उसमें जो फेलियर प्लेन होता है वो प्री डिटर्मिनाइड होता है और वीकेस्ट प्लेन होता है। मीन्स ये सही होता है, बट इसमें नोट लिखा हुआ तो इस तरह से ये गलत हो गया। पोर प्रेशर डेवलप कैन नॉट बी मेजर्ड, पोर प्रेशर तो पोर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर, ठीक है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करते हैं। सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रेन लेवल कैन नॉट बी मेंटेन, ये भी सही है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वैसा कौन इसमें स्टेटमेंट है जिसकी वजह से इसको नोट सूट करते हैं, इसको नहीं कंसिडर करते हैं, इसको इससे सूट नहीं किया जाता है। तो इसमें सिर्फ एक ही है कि जो ऑप्शन इसका है जिसके वजह से नहीं करते हैं वो कौन सा, फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर प्रेशर डेवलप कैन नॉट बी मेजर, जो पोर प्रेशर होता है इसमें डेवलप नहीं करता, जिसकी वजह से हम लोग सूट इसका नहीं करते। 197 का मेरा कौन सा हो गया, 197 का मेरा इसमें हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एंड सॉइल टाइप दिया हुआ है, किस सॉइल टाइप में कैसा डायग्राम होगा, प्रेशर डायग्राम। तो सिंपल इसमें एक याद रखना, अगर ट्रिक्स पकड़ना तो मॉडिफाइड जो होता है वो मॉडिफाइड स्ट्रिप क्ले के लिए, तो स्ट्रिप क्ले के लिए मेरा ये होता है दैट इज डी, तो डी का मेरा बी हो गया, डी का 2 हो गया, तो डी का 2 एक ही में दिया हुआ दैट इज डी का 2, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या करा, 2 स्पेसिमेन ऑफ क्ले ए एंड बी टेस्टेड इन द कंसोलिडेटेड ऑपरेटर्स, एम भी दिया हुआ है, एम भी बी दिया हुआ, मतलब 2 क्ले है ए और बी, उसका वैल्यू दिया हुआ एम बी का दिया हुआ, एम बी का था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, सी भी दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, रेशियो ऑफ के और के भी पूछ रहा था। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं के और के भी का, तो एक फार्मूला क्या जानते हैं, सी बी इज इक्वल टू के, सॉरी सी बी नहीं, सी बी इज इक्वल टू अगर देखा जाए या के भी देखा जाए, के इज इक्वल टू सी बी
एम भी गामा डब्ल्यू। तो के बी देखा जाए, के बी अगर रेशियो निकाला जाए तो सी बी 2 हो जाएगा, एम बी 2 हो जाएगा और गामा डब्ल्यू 2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहला का, तो दोनों का जो रेशियो हो जाएगा के, अच्छा रेशियो पूछ रहा है, के डिवाइड बाई के बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3.6 मल्टीप्लाई करेंगे 3.8 से, डिवाइड कर रहे हैं कितना में, इसमें हो गया फर्स्ट टर्म, दूसरा 1.8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1.8 हो गया एम भी बी, और सी बी भी कितना हो गया 1.9, तो 19 दूना 38, 18 दूना 36, बोलो कि 2 इंटू 2 बोलो 4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 4, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल, इसमें फार्मूला याद रखना था, तो के का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, सी बी एम बी इंटू गामा डब्ल्यू, बस यही याद रखना है, फार्मूला पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, टर्जगी इक्वेशन अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग। टर्जगी इक्वेशन दिया हुआ अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी फुटिंग मे बी यूज फॉर स्क्वायर फुटिंग। अगर स्ट्रिप फुटिंग में देखा जाए तो स्ट्रिप फुटिंग में देखते हैं तो हम लोग कितना होता है अल्टीमेट बेरिंग का, स्ट्रिप फुटिंग में कितना होता है सी एन सी प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.5 समथिंग होता है। यही अगर हम क्या स्क्वायर फुटिंग में देखा जाए तो स्क्वायर फुटिंग में जो टर्म है प्योर क्ले है, जैसे यहाँ पर आ रहा है प्योर क्ले मीन्स फाई का जो है वो 0 हो जाएगा, जैसे ही फाई 0 होगा तो मेरा जो एन गामा का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, तो लास्ट टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए जो चेंजिंग होगा तो सिर्फ फर्स्ट टर्म जो है, अगर क्यू अल्टीमेट देखा जाए प्योर क्ले के लिए तो सी एन सी पहला टर्म जो हो जाएगा उसमें, और जो अगर स्क्वायर में देखा जाए ये होता है स्ट्रिप के लिए, अगर स्क्वायर में देखा जाए तो क्यू अल्टीमेट कितना होता है 1.3, एक फैक्टर लग जाता है तब सी एन सी होता है 1.3 सी एन सी। तो वही बोल रहा है कि स्क्वायर में क्या चेंजिंग होगा तो 1.3 फैक्टर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मैचिंग का क्वेश्चन, फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। अच्छा इस पार्ट में हम लोग 200 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो इस पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग इस 4th नंबर जो टॉपिक हो गया है, 4th पार्ट जो हो गया हम लोग का, उसमें हम लोग सॉल्व कितना तक किए 151 से लेकर के हम लोग 200 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से 201 से सॉल्व करते हुए आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस पार्ट को इतने तक अंत करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर से 201 से स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं।